नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार से उत्तर प्रदेश में दिखी नाराजगी की। आरसीपी सिंह के मंत्री बनने पर जेडीयू में क्यों छिड़ा है घमासान, जानेंगे मंत्रिमंडल विस्तार पर राहुल ने क्यों कसा तंज, ट्विटर पर हाईकोर्ट क्यों हुआ सख्त, बात करेंगे महंगाई पर किसानों के आंदोलन की, पंजाब चुनावों को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह की रणनीति की, और बुलेटिन के आखिर में बात धीमी पड़ती भारत की अर्थव्यवस्था की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज अधिकांश मंत्रियों ने मंत्रालय पहुंचकर संभाला कामकाज। शाम को पीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भी हुए शामिल। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफे वाले कुछ मंत्रियों को मिल सकती है संगठन में जगह। रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर को संगठन की जिम्मेदारी मिलने के संकेत। भारत में मॉडर्ना वैक्सीन आने में हो सकती है देरी। कंपनी की शर्त साइड इफेक्ट के लिए वह नहीं होगी जिम्मेदार। मॉडर्ना की शर्त पर मंथन कर रही है सरकार। शेयर बाजार में आई गिरावट। 486 अंकों की गिरावट के साथ 52,569 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 152 अंकों की गिरावट। 15,728 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी मंत्रिमंडल का बुधवार को विस्तार हुआ। 43 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। अकेले यूपी से ही 7 मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी यूपी में नाराजगी दिखाई दे रही है। जी हां, बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी मंत्री पद न मिलने से नाराज है। निषाद पार्टी ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इसके बाद यूपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी और निषाद पार्टी का संभावित गठबंधन भी मुश्किल में फंस गया है। तो मंत्रिमंडल विस्तार से क्यों नाराज दिखाई दे रही है निषाद पार्टी, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद अब भाजपा का फोकस कुछ महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनावों पर होगा। इस फेरबदल में उत्तर प्रदेश को बड़ा स्थान दिया गया है। यूपी में 7 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। इसमें अपना दल की चीफ अनुप्रिया पटेल भी शामिल हैं। यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी ने अपने लिए मोदी मंत्रिमंडल में जगह मांगी है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि जब अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया जा सकता है तो निषाद पार्टी के नेता को भी मंत्री बनाया जाना चाहिए। संजय निषाद ने गोरखपुर उपचुनाव की याद दिलाते हुए कहा कि 2018 के चुनाव में गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद उनके इस्तीफे से खाली हुई इस सीट पर प्रवीण निषाद बतौर सपा उम्मीदवार जीते थे। 2019 में हमारे साथ आने पर भाजपा को 40 सीटों पर फायदा हुआ और ये सीटें पंचायत चुनावों में हासिल की थी। संजय निषाद ने कहा, निषाद समाज और कार्यकर्ता बहुत गुस्से में हैं। कम सीटों पर पकड़ रखने वाली अनुप्रिया पटेल को जगह मिली और निषाद समाज का प्रतिनिधित्व नहीं रहा। उन्होंने कहा, निषाद समाज लंबे समय से आरक्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। भाजपा अपने वादे को कब पूरा करेगी? योगी जी, मोदी जी, नड्डा जी और अमित शाह जी ने भी कहा था। संजय निषाद ने सड़क पर आने की धमकी देते हुए कहा, अगर हमारा प्रतिनिधित्व मंडल में नहीं रहेगा तो हम रोड पर उतरने को तैयार हैं। निषाद पार्टी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, जिससे वो नाराज हैं। तो जेडीयू को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली और उन्हें इस्पात मंत्रालय भी दिया गया। लेकिन जेडीयू अपने ही अध्यक्ष से नाराज दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष भी नीतीश कुमार पर तंज कस रहा है। तो क्यों अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष से नाराज दिख रही है जेडीयू, देखिए ये रिपोर्ट। जेडीयू सांसद आरसीपी सिंह मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। उन्हें इस्पात मंत्रालय दिया गया है। मंत्री बनने के बाद से ही आरसीपी सिंह को बधाइयां मिल रही हैं, लेकिन जेडीयू के शीर्ष नेताओं ने अभी तक आरसीपी सिंह को बधाई नहीं दी है। इनमें सबसे प्रमुख नाम है बिहार के सीएम नीतीश कुमार का। दावा किया जा रहा है कि एक मंत्री पद से नीतीश कुमार नाराज हैं। जब नीतीश कुमार से पूछा गया कि 2019 में एक मंत्री पद के ऑफर को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, तो 2 साल में ऐसा क्या हो गया जो जेडीयू एक मंत्री पद के लिए तैयार हो गया? तो नीतीश का जवाब था कि 2019 में मैं जेडीयू का अध्यक्ष था और मैंने फैसला किया था कि एक मंत्री पद जेडीयू को स्वीकार नहीं है। हम सिर्फ सांकेतिक प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं करेंगे। आज अध्यक्ष मैं नहीं आरसीपी सिंह हैं और वो ही फैसला ले सकते हैं। नीतीश ने साफ कर दिया कि मोदी कैबिनेट में मिली एक सीट का ऑफर उनके सामने आता तो उनका फैसला पहले वाला ही होता और वो इसे स्वीकार नहीं करते। और जब आरसीपी सिंह ने बीजेपी के ऑफर को स्वीकार किया तो नीतीश कुमार आरसीपी सिंह से नाराज बताए जा रहे हैं। आरसीपी सिंह को मंत्री बनने के बाद अभी तक नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई नहीं दी है। नीतीश कुमार की नाराजगी की बड़ी वजह लल्लन सिंह को लेकर है, जिन्हें वो केंद्र में मंत्री
बनवाना चाहते थे। नीतीश को लगता है कि आरसीपी सिंह ने बीजेपी के साथ डील करते समय पार्टी का पक्ष मजबूती से नहीं रखा। जेडीयू की ओर से 4 मंत्री पद मांगे गए थे और 2 से कम पर जेडीयू किसी भी सूरत में तैयार नहीं थी, लेकिन आरसीपी सिंह एक सीट के लिए ही तैयार हो गए। सवाल बिहार में सरकार चलाने का है, इसीलिए नीतीश अपनी नाराजगी को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, लेकिन संकेत में उन्होंने बता दिया है कि आरसीपी सिंह का फैसला पूरी तरह से गलत था। दूसरी ओर नीतीश कुमार को घेरने का मौका देख रही आरजेडी को मौका मिल गया है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, 2019 और 2021 के बीच ऐसा क्या बदल गया है कि नीतीश कुमार, जो तब एक प्रतीकात्मक मंत्री पद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, अब इसके लिए सहमत हो गए हैं। नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं। पीएम ने 43 नए मंत्रियों को मंत्री परिषद में शामिल किया है। इससे पहले कई बड़े मंत्रियों के इस्तीफे भी ले लिए गए, जिसमें एक नाम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का भी है। पिछले 1 साल से हर्षवर्धन सिंह विपक्ष के निशाने पर थे। विपक्ष देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछ रहा था और अब हर्षवर्धन को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए विस्तार के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह मनसुख मंडाविया देश के नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में हर्षवर्धन सिंह कांग्रेस के निशाने पर बने हुए थे। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कांग्रेस की ओर से हर्षवर्धन को मंत्री पद से हटाने की मांग भी की गई थी। अब हर्षवर्धन को मंत्री पद से हटा दिया है, जिसे लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कटाक्ष किया है। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा है, क्या इसका मतलब वैक्सीन की और कमी नहीं है? राहुल ने इसमें #चेंज का भी प्रयोग किया है। राहुल गांधी केंद्र की कोरोना नीति को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। देश में कोरोना के टीकों की कमी का मामला है या फिर दवाओं का, उनके निशाने पर पीएम मोदी ही रहे हैं। ऐसे में कल मोदी कैबिनेट में हुए बड़े बदलाव के बाद एक बार मोदी सरकार फिर राहुल गांधी के निशाने पर आ गई है। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने वैक्सीन को लेकर कहा था, जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। राहुल ट्विटर पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल ट्विटर पर भी उठ रहे हैं जो भारत के कानून को मानने में नानुकुर कर रहा है। आज इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान ट्विटर की सफाई से हाई कोर्ट नाराज दिखाई दिया। हाई कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो ट्विटर पर कोई भी कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। तो क्यों ट्विटर से नाराज दिखा हाई कोर्ट और क्या कहा है नई केंद्रीय आईटी मंत्री ने, देखिए ये रिपोर्ट। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर अपनी मनमानी पर उतारू है और वो लगातार देश के कानून को मानने से इनकार कर रहा है। सरकार की तरफ से भी ट्विटर को बार बार हिदायत दी जा रही है। पहले पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी ट्विटर को समझाने की कोशिश की, लेकिन ट्विटर ने नहीं सुनी। और अब भारत के नए रेल और आईटी मंत्री बने अश्विनी वैष्णव ने भी अपने संदेश के जरिए ट्विटर को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी भारत का नागरिक है और जो भी भारत में रहता है, उसे यहाँ के कानून मानने पड़ेंगे। इससे पहले रविशंकर प्रसाद की ओर से भी कई बार इस संबंध में सख्ती के साथ बयान दिए गए थे और अदालत ने भी ट्विटर को फटकार लगाई है। बता दें कि ट्विटर को दिल्ली हाई कोर्ट ने डेडलाइन दी थी, जो आज खत्म हो रही है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को कई बार मोहलत मिलने के बावजूद ट्विटर ने अभी तक भारत के आईटी नियमों के अनुरूप शिकायत अधिकारी नियुक्त नहीं किया है और गुरुवार को ट्विटर ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि नियुक्ति करने में अभी उसे 8 हफ्ते यानी करीब 2 महीने का समय लगने वाला है। ट्विटर ने कोर्ट से ये भी कहा है कि वह भारत में संपर्क के लिए एक दफ्तर खोलने की तैयारी में है, जो भविष्य में ट्विटर से संपर्क करने के लिए स्थायी पता रहेगा। ट्विटर ने ये भी बताया कि आईटी नियमों के अनुपालन से संबंधित अपनी पहली रिपोर्ट वह 11 जुलाई तक पेश करेगा। ट्विटर ने कहा है कि 2021 से लागू नए आईटी नियमों का पालन करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसे इन नियमों की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है। इसके पहले माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि वह स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। न्यायमूर्ति रेखापल्ली ने इस बात पर नाराजगी भी व्यक्त की थी कि अदालत को यह सूचित नहीं किया गया था कि स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की इससे पहले नियुक्ति केवल अंतरिम आधार पर थी और वह इस्तीफा दे चुके हैं। अब देखना होगा कि नए आईटी मंत्री बने अश्विनी वैष्णव इस मामले को कैसे संभालते हैं। क्या ट्विटर इसी तरह सरकार के आदेश को टालता रहेगा और सरकार इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी, या अब सरकार लेगी कोई एक्शन? आने वाले समय में ट्विटर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो महंगाई ने पूरे देश की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं।
और आज महंगाई को लेकर किसानों ने सरकार को घेरा। कृषि कानूनों को लेकर तो किसानों का प्रदर्शन पहले से ही चल रहा था, अब ईंधन की कीमतों ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। तो किसानों के प्रदर्शन का कहां-कहां रहा असर, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में किसान 7 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं और अब किसानों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दी है। किसानों ने थाली के जवाब में हॉर्न बजाकर प्रदर्शन किया और हर बार की तरह ये आंदोलन भी बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से किया गया। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने सिलेंडर लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि विपक्ष कमजोर है और वो मोदी सरकार से लड़ नहीं पा रहा है, इसलिए महंगाई के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। बढ़ती महंगाई और कृषि कानूनों के खिलाफ आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोनीपत उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इसका नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा सोनीपत के नेता श्रद्धानंद सोलंकी ने किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने डीसी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने आम जनता का निवाला छीनने की तैयारी शुरू कर दी है। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के लगातार बढ़ते दामों ने जनता का जीना दूभर कर दिया है, जिसके चलते तमाम जरूरी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हिसार में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने हिसार के लघु सचिवालय परिसर के बाहर 10 मिनट तक बाइक और गाड़ियों के हॉर्न बजाकर विरोध जाहिर किया। किसानों ने कहा कि तेल और गैस की कीमतों में सरकार ने बेइंतहा इजाफा कर दिया है। एसकेएम केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चलाए जा रहे आंदोलन की अगुवाई कर रहा है। दिल्ली के बॉर्डरों पर प्रदर्शनकारियों ने अपने ट्रैक्टर और अन्य वाहन सड़क के किनारे खड़े कर दिए और पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनमें से कुछ विरोध स्वरूप प्रदर्शन स्थलों पर एलपीजी के खाली सिलेंडर भी लेकर आए थे। आंदोलनकारी किसानों ने कुछ मिनटों के लिए अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजाए और कहा कि ये सरकार को नींद से जगाने के लिए किया गया है। अब किसानों के इस प्रदर्शन से क्या वाकई टूटेगी सरकार की नींद? किसानों के आंदोलन का सबसे ज्यादा असर यदि कहीं दिख रहा है तो वो है पंजाब। यहाँ 6 महीने बाद ही चुनाव भी होने हैं। पंजाब में किसानों की नाराजगी से सभी दल डरे हुए हैं और इसीलिए बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगी अकाली दल ने उससे नाता तोड़ लिया। पंजाब चुनावों को लेकर हर पार्टी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि 5 साल बाद भी सत्ता उसी के पास रहे और इसके लिए वो प्रशांत किशोर की सहायता लेने की तैयारी में है। इसे लेकर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पीके से मिले, जिससे पंजाब की राजनीति में हलचल मच गई। तो क्या हो सकता है पीके और कैप्टन की मीटिंग का असर, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस में हर तरफ से अंतर्कलह की खबरें सामने आ रही हैं, जिसने कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी हैं। कांग्रेस के ही लोग बगावत कर रहे हैं। राजस्थान में छिड़ा घमासान अभी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि अब वहां सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में लगातार कोशिश जारी है। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह से मुलाकात कर रहा है, लेकिन हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं। बता दें कि कैप्टन ने मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और अपनी बात सामने रखी और इस बैठक के एक दिन बाद ही उन्होंने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की और उनकी इस बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। बता दें कि प्रशांत किशोर को अमरिंदर सिंह की तरफ से प्रमुख सलाहकार बनाया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल के नतीजे आने के बाद उन्होंने राजनीतिक रणनीतिकार के अपने इस ओहदे से हटने की इच्छा जाहिर कर दी थी। इसके बावजूद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनसे मुलाकात की। दरअसल यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब नवजोत सिंह सिद्धू ने अमरिंदर के खिलाफ मोर्चा खोला है और कुछ अन्य पार्टी नेताओं ने भी बगावत के संकेत दिए हैं। अमरिंदर ने प्रशांत किशोर से ये मीटिंग इसलिए की क्योंकि अगर वे सीएम के साथ दिखते हैं तो इससे संकेत जाएगा कि मुख्यमंत्री की पकड़ मजबूत है और सिद्धू की तरफ से चुनौती कोई मायने नहीं रखती। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये दांव किस तरह लाता है रंग? क्या प्रशांत देंगे अमरिंदर सिंह का साथ? और बुलेटिन के आखिर में बात अर्थव्यवस्था पर आई एक और रिपोर्ट की।
महामारी की वजह से देश की स्थिति बेहद खराब दौर से गुजर रही है। एक तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था भी गोते लगा रही है और अब तो आने वाले दिनों में जनता को और भी मुश्किलों का सामना करना होगा, क्योंकि फिच रेटिंग्स ने भारत की वृद्धि के अनुमान को घटा दिया है। तो क्या कहते हैं आंकड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार से देश की अर्थव्यवस्था संभाले नहीं संभल रही है। जहां पहले नोटबंदी और जीएसटी की वजह से स्थिति बिगड़ रही थी, तो वहीं अब महामारी ने भी उसे हरे निशान से लाल निशान पर ला दिया और अब तो हालात और खराब होने वाले हैं, क्योंकि जो रेटिंग एजेंसियां कुछ दिन पहले तक बढ़ोतरी का अनुमान जता रही थी, वो अब जीडीपी को घटा रही हैं। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि में अनुमान को घटाकर 10% कर दिया, जो पिछले अनुमान के मुताबिक 12.8% था। रेटिंग एजेंसी ने ऐसा दूसरी लहर के बाद सुधार की रफ्तार धीमी पड़ने के चलते किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी के अनुमान को 2.8% घटाकर 10% कर दिया है। हमारा मानना है कि नए प्रतिबंधों ने सुधार के प्रयासों को धीमा कर दिया है और वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकों को व्यापार और राजस्व सृजन के लिहाज से खराब स्थिति के साथ छोड़ दिया है। वैश्विक रेटिंग्स एजेंसी ने कहा कि महामारी की दूसरी लहर की वजह से चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बैंकिंग क्षेत्र के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं, जिसे सुधारना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर अभी चीजों को संभाला नहीं गया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब रेटिंग एजेंसी ने जीडीपी के घटने का अनुमान जताया हो। इससे पहले एसबीआई भी चेतावनी जारी कर चुका है। बावजूद इसके मोदी सरकार कोई भी कारगर कदम उठाती नजर नहीं आ रही है, जिसका हर्जाना जनता को भुगतना पड़ सकता है। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।